स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दो मुख्य रचनाकारों को केंद्र में रखकर उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी रचनाओं की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पहले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी और दूसरे विष्णु प्रभाकर जी। शुरुआत करते हैं रामविलास शर्मा जी से। रामविलास शर्मा, उन्होंने घर की बात शीर्षक से अपने परिवार का लगभग 100 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। घर की बात उनकी जो आत्मकथात्मक कृति है 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसकी विशिष्टता क्या है कि उन्होंने अपने परिवार का लगभग 100 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है। रामचंद्र तिवारी जी ने कहा है कि आत्मकथा लेखन में यह सर्वथा नवीन प्रयोग है। प्रायः देखा जाता है कि आत्मकथा लेखन में जो लेखक होता है, आत्मकथाकार, वो अपने जीवन काल के दौरान उसके अनुभवों को वो उसमें अंकित करता है या दिखाता है, लेकिन उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनको सबको मिला के 100 वर्षों का पूरा इतिहास उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया हुआ है। इनकी एक और रचना मानी जाती है बड़े भाई। 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन इसके मूल रचनाकार नहीं थे रामविलास शर्मा जी। उन्होंने केवल इस रचना का संपादन किया है, एडिटर थे इसके। और इसके जो मूल लेखक थे वो रामविलास शर्मा जी के भाई थे भगवान दीन जी, उनकी रचना है ये। तो अपने भाई की रचना बड़े भाई नाम से जो थी 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई, शर्मा जी ने उसका संपादन किया है। अब इस रचना की विशिष्टता क्या है? इसमें रेखाचित्र, चिट्ठी पत्री, यात्रा कथा, डायरी और वार्तालाप, ये सारे गद्य की जो विधाएं हैं वहाँ इस संग्रह में एक साथ उपलब्ध है इस रचना में। तो लगभग 5 गद्य विधाओं का पूरा संग्रह इस रचना में दिखाई पड़ता है। तो जब भी परीक्षाओं में पूछे कि रामविलास शर्मा जी की किस कृति में, किस रचना में गद्य की 5 विधाओं का संकलन या रूप दिखाई पड़ता है, तो बड़े भाई नाम से ये रचना है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये रामविलास शर्मा जी की किताब है, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये उनकी अधूरी पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। रामविलास शर्मा जी की जब भी अधूरी पुस्तकों की चर्चा की जाए या पूछा जाए प्रश्न, तो भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। इस पुस्तक की विशिष्टता क्या थी कि इसमें उन्होंने तुलसीदास, तानसेन और ताजमहल, इन तीन को 3 त से याद रखिए, तुलसीदास, तानसेन और ताजमहल, ये अपने आप में तीन के तीनों बहुत विशिष्ट रहे हैं भारतीय इतिहास में। तो इन तीनों को केंद्र में रखकर समस्त संसार के सामने भारतीय सौंदर्य बोध की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का प्रयोजन रखा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह पुस्तक अधूरी रह गई। डॉक्टर शर्मा जी की इतिहास दृष्टि मार्क्सवादी है। कभी भी परीक्षाओं में पूछे कि वैचारिक रूप से रामविलास शर्मा जी की दृष्टि क्या रही है या उनकी इतिहास दृष्टि क्या रही है, वो मार्क्सवादी रही है। वे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, कोई पौराणिक नहीं, कोई परंपरावादी नहीं, बल्कि भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। एक विशिष्ट बात और कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसे पूर्व मध्यकाल कहा है, यानी भक्ति काल कहा है, उसे शर्मा जी ने लोक जागरण काल कहा है। ध्यान रखिएगा कि भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। और शुक्ल जी भक्ति काल को क्या नाम देते हैं? पूर्व मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल माने रीतिकाल शुक्ल जी कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामविलास शर्मा जी के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये पंक्ति अगर पूछ ले कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह पंक्ति किसकी है? रामविलास शर्मा जी की। उन्होंने भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन कहा, ध्यान रखिएगा इसे। अगले हमारे जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी। परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी एक तथ्य है कि प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा, अब यहाँ से ध्यान रखिए कि आवारा मसीहा का जो प्रकाशन है 1974 है। तो प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा की रचना कुल 14 वर्षों में किया है, और वो वर्ष कहाँ से कहाँ तक हैं? 1959 से 1973 तक। इतना लंबा समय आवारा मसीहा शरत चंद्र की जीवनी लिखने में उन्हें लगा है, इसे ध्यान रखिएगा। आवारा मसीहा नामक शरत चंद्र की जीवनी के अलावा उन्होंने शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
काका कालेलकर, स्वामी श्रद्धानंद और स्वामी दयानंद की भी जीवनियाँ वे लिख चुके हैं। प्रायः हम जानते हैं ऐसा सामान्यतया कि विष्णु प्रभाकर जी ने केवल आवारा मसीहा शरतचंद्र जी की जीवनी लिखी है, लेकिन उन्होंने भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, काका कालेलकर, स्वामी श्रद्धानंद और दयानंद जी की भी जीवनियाँ लिखी है। इसे आपको ध्यान रखना है। इनके जो यात्रा वृत्तांत हैं, बहुत विपुल साहित्य रहा है विष्णु प्रभाकर जी का, बहुत समृद्ध रहा है और संख्या रचनाओं की बहुत ज़्यादा रही है और हर विधा में लगभग उन्होंने लेखन कार्य किया हुआ है। तो यात्रा वृत्तांत में आप ध्यान से देखिएगा, जमुना गंगा के नैहर में 1964 ईस्वी में उन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखा। हंसते निर्झर दहकती भट्टी 1966 में इस रचना को लिखा, ये भी यात्रा वृत्तांत है। हिम शिखरों की छाया में, ये भी यात्रा वृत्तांत है इनका। ज्योतिपुंज हिमालय, इनका यात्रा वृत्तांत। अभियान और यात्राएं, तो ये इनके यात्रा वृत्तांत थे। आप ध्यान रखिए, हो सकता है कि कुछ रचनाएं यात्रा वृत्तांत की अन्य जो आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स होते हैं उनमें न मिले, और ये रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से कलेक्ट किया गया है। अगर आपके पास वो पुस्तक है तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा, अन्यथा हम आपको यहाँ पर उसी पुस्तक से महत्वपूर्ण तथ्य प्रोवाइड कराते रहेंगे। अब इनके उपन्यासों के बारे में देखते हैं। इनके उपन्यास हम लोग ये जो जैसे पहला उपन्यास है दर्पण का आदमी 1951 में, ये जल्दी ऑब्जेक्टिव बुक्स में नहीं मिलता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन्होंने दर्पण से दो उपन्यास लिखे हैं, दर्पण का आदमी 1951 और दर्पण का व्यक्ति 1968। दो रचनाएं, दो उपन्यास उन्होंने, दर्पण का आदमी, दर्पण का व्यक्ति, ये लिखा है। निशिकांत जल्दी पुस्तकों में नहीं दिखाई पड़ता है ऑब्जेक्टिव की। निशिकांत विष्णु प्रभाकर जी का उपन्यास है 1955 में। तट के बंधन 1955 में। स्वप्नमयी 1956 में। दर्पण का व्यक्ति हमने बताया 1968 में। कोई तो 1980 में। अर्धनारीश्वर 1992 में और संकल्प 1993 में। ये इनके महत्वपूर्ण सारे उपन्यास हैं। आगे देखते हैं, विष्णु प्रभाकर जी लगभग 300 कहानियाँ लिख चुके हैं। अब देखिए, प्रेमचंद जी की कहानियों के बारे में भी कहा जाता है कि प्रेमचंद जी की कहानियों की भी संख्या लगभग 300 है, और विष्णु प्रभाकर जी की भी कहानियों की संख्या रामचंद्र तिवारी जी बताते हैं कि लगभग 300 कहानियाँ लिख चुके हैं। इनकी कहानी संग्रह आप देखें, आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, ये सब विष्णु प्रभाकर जी के कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा और भी कई कहानी संग्रह हैं, हमने उन्हें छोड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण जो हैं वो आपको बताया है कि आप इन्हें याद रखें, और सारे नाम बहुत विशिष्ट हैं। आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल। रामचंद्र तिवारी जी ने बताया है कि सब मिलाकर उनकी 160 रचनाएं प्रकाशित हैं। समझिए कि बहुत बड़ा साहित्य रचा उन्होंने, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। जीवन मूल्य और मानव मूल्यों की स्थापना में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया हुआ है। तो उनकी जो 160 रचनाएं पूरी प्रकाशित हैं, तो ये संख्या भी आप ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे थे इस कक्षा में विष्णु प्रभाकर जी और रामविलास शर्मा जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, जो परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी साहित्य के छात्र या छात्रा होने के नाते आपकी जानकारी में ये रचनाएं, ये तथ्य होने चाहिए, और ये परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी भी हैं। फिर हम एक नए वीडियो में महत्वपूर्ण रचनाकारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर हम एक नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।